नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल आज अनेकों मुद्दा है जिसके ऊपर बात करेंगे। जहां जेजेपी का 2 साल का दूसरा वर्षगांठ मनाया जा रहा है, वहीं पर सरकार में जेजेपी की हिस्सेदारी हुई और 1 साल सरकार बढ़िया तरीके से गठबंधन चला। सभी मुद्दे पे आज हमारे साथ बातचीत करेंगे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। दिग्विजय सिंह जी, सबसे पहले तो इनसो के बारे में बात करेंगे जी। अभी प्रदेश में कोरोना की स्थिति आपने देखा कि एक बार डाउन होने के बाद लगातार फिर कोरोना जो है सेकेंड फेज में पूरा आ रहा है। स्कूल कॉलेज खुल गया है, क्या लगता है कि इनसो का क्या स्टैंड होगा? नहीं, हमें बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट भी की है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को और बेहतर किया जाए, स्कूलों के लिए अलग कोई हेल्पलाइन बनाई जाए, कॉलेजों के लिए हेल्पलाइन हो, और प्रिकॉशंस, मास्क, सैनिटाइजर्स जो है, जैसा हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस किया था, उसको दोबारा शुरू करेंगे। इनसो जो है शुरू कर दिया रही। बात करते हैं पार्टी की। जेजेपी की स्थापना दिवस 2 साल जेजेपी का पूरा हुआ है। लगातार आपने बहुत मेहनत किया और मेहनत करने वालों की कहते हैं कि कभी हार नहीं होती। जी। और वो चीज़ आपके सामने है। जी। थोड़ा जानना चाहेंगे, दर्शक सुनना चाहेगा कि दिग्विजय जी की जो परफॉर्मेंस रही है और दिग्विजय जी का जो हिस्ट्री रहा है, खेलों में भी आप सुबह जल्दी उठना और फिर एक्सरसाइज भी करनी, जी, सारा कुछ आप बताएं दर्शक को कि 2 साल का ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? हाँ, नेचुरली ये 2 साल क्योंकि एक ऐसे घर में जन्म हुआ जिसमें राजनीतिक संघर्ष तो शुरुआत से ही देखा, मगर ये 2 साल और भी ज़्यादा चुनौती भरे रहे। एक तो चुनाव से पहले का साल, और नेचुरली सरकार में आने के बाद जिम्मेवारी वैसे भी बहुत बढ़ जाती है। तो जब पार्टी गठित की तो ये सोच लेकर के कि संगठन को बनाना बहुत आसान होता है मगर चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो सभी लोगों ने साथ मिलकर के, हमारे बड़ों ने, हमारी उम्र के हमारे साथियों ने, माताओं बहनों ने, सब ने मिलकर के हमारी बहुत इसमें जो है मदद की। हरियाणा के प्रत्येक जन ने दुष्यंत को अपना माना, जननायक जनता पार्टी को अपना माना, और इतने कम समय 6 महीने के अंदर इस पार्टी को इतना बड़ा बहुमत दे करके और 10 सीटें जिताई। तो जहाँ तक कि दिनचर्या की बात है, नेचुरली ये तभी संभव था जब आप डिसिप्लिन लाइफ जियो, यानी सुबह जल्दी उठ करके, और वैसे भी मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो 5-7 किलोमीटर की सुबह दौड़ लगा करके, और जब आपका तन संतुष्ट होता है तो मन भी संतुष्ट होता है। फिर लोगों के बीच में जाएं और टाइम पर खान पान हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ फिर डिसिप्लिन स्लीप, रात की नींद जो है वो 8 घंटे की कम से कम मिलनी चाहिए जी। तो सब पिछले 2 साल बहुत अच्छे रहे हैं, और बहुत कुछ जीवन में जो है वक्त के थपेड़ों ने, उन गर्म हवाओं ने सिखाया है, जिसके कारण जननायक जनता पार्टी का आज कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व है। तो 2 साल, दूसरा साल पूरा हो गया। पार्टी में जिस हिसाब से जो एक गोल लेके आप चले थे, सरकार में भागीदारी बनी है आपकी, आगे यूथ का भी आपने बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया था। तो क्या आज की अगर बात करें तो 2 साल में पार्टी में कितने लोग जुड़ चुके हैं और क्या आगे का? मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जिस तरह से जो मिशन लेकर के दुष्यंत जी के नेतृत्व में हम सब निकले थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिखाए रास्ते पर, तो मुझे लगता है कि चौधरी देवीलाल जी की जो विचारधारा है, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए दुष्यंत हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा प्रमाण है 75% आरक्षण, युवाओं को हिस्सेदारी मिलना जी। और उसके साथ साथ महिलाओं को 50% रिजर्वेशन पंचायतों में मिलना। जो हमारे बैकवर्ड कास्ट के जो भाई हैं, उनको उनका हक सुनिश्चित करवाना। ऐसे ही हर प्लेटफॉर्म पर और सरकार के हर उसमें लोगों की जो है आज आवाज़ बनकर के दुष्यंत और मनोहर लाल जी मिलकर के सरकार को चला रहे हैं। रही बात पार्टी की, पार्टी के अंदर भी निरंतर हमने, क्योंकि कोरोना काल है, इसके अंदर आप पीछे देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कम रही, उसके बावजूद जननायक जनता पार्टी, मैं कहूँगा एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने निरंतर, चाहे ऑनलाइन हो चाहे और अलग तरीकों से, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है, और बहुत हद तक हम कामयाब रहे हैं। लाखों लोग आज जननायक जनता पार्टी का हिस्सा बनकर के इस पार्टी को चला रहे हैं। 1 साल सरकार का पूरा हुआ जी, जहाँ पे सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है कि हमने जनता के लिए ये काम किया, वहीं विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने का विपक्ष का काम तो विपक्ष का विरोध करने का। आपका क्या कहना है कि वाकई में ये जो साल है, जो रहा है, जितना आपका काम करने का एक टारगेट होता ही है, तो क्या लगा कोरोना काल को देख करके जो काम हरियाणा की सरकार ने किया है, मैं मानता हूं कि हरियाणा
कि सरकार पूरे देश में एक मॉडल सरकार बन करके इस कोरोना से निपटारा और उसके साथ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए। और निर्णायक ऐसे फैसले लिए हैं 1 साल की वर्षगांठ पे, जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, चाहे उसमें 75% आरक्षण हो, चाहे उसके अंदर महिला रिजर्वेशन हो, चाहे अन्य चीजें हो। पंचायतों को लेके भी एक राइट टू कॉल की बात हो रही थी। हाँ, राइट टू रिकॉल, ये भी चौधरी देवीलाल जी का एक बड़ा सपना था, जिसको बाद में अन्ना हजारे की मूवमेंट से भी बहुत जोड़ करके देखा गया। ये कभी किसी भी प्रांत के अंदर लागू नहीं हो पाया। हरियाणा पहला ऐसा प्रांत है जो इसको लागू करेगा और अपने आप में ये एक नई स्टैब्लिशमेंट होगी, इस देश के लिए एक नया मॉडल होगा। आपको लगता नहीं कि ये जो है वो ऊपर से सिस्टम ऐसा बनना चाहिए? तो विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि जो MP MLA में ये सब में होना चाहिए, मगर कहीं तो शुरुआत हो ना, जो हमारे हाथ में है करना, कम से कम उसमें का तो करें ना। ऊपर का करने का अधिकार जो है वो हरियाणा की सरकार के पास नहीं है। जो अधिकार हमारे क्षेत्र में है, हम उस अधिकार का सदुपयोग कर करके हरियाणा के लोगों को ये बड़ी एक चीज देने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर बिल आया और आपने देखा कि पंजाब में NDA के साथ जो गवर्नमेंट में थे अकाली दल पार्टी, वो रिजाइन। पॉलिटिकल फैसला किसी का कोई भी हो सकता है, मगर इस बिल के अंदर कोई कमी खामी नहीं है। इस बिल के अंदर किसान विरोध की कोई एक बिंदु भी नहीं है। लोग इसको समझें, इसको पढ़ें बाकायदा, इस बात के कि उसके अंदर जो चीजें हैं वो छोटे किसान के और विशेष तौर पर जो फल सब्जियां और इन सब चीजों का वो करते हैं, उनके लिए तो बहुत फायदे का बिल है। और बाकी जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो गेहूं हो, इन तीनों चारों जो मेन हमारी खेती है, इस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो धान पे पड़ेगा, ना गेहूं पे पड़ेगा, ना कपास नरमे पे पड़ेगा। वो मंडियों में खरीद जैसे हो रही है वैसे वो चली रही है, चाहे सूरजमुखी की हो, चाहे बाजरे की हो, ऐसी चीजों की भी, चाहे मूंगफली की हो, चाहे और चीजों की हो, ये खरीद भी सिर्फ हरियाणा में ही हो रही है MSP पर, किसी अन्य प्रदेश में नहीं हो रही। बल्कि पंजाब के लोग, जहां ज्यादा इस बात का शोर है, वहां के लोगों की भी जो है वो मार्केट हरियाणा ही तय कर रहा है, हरियाणा के अंदर आकर के वो बेच रहे हैं। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन MSP को लेके जो है विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमला कर रही है। और अब इस सीजन की भी बात करें, जहां कोरोना काल में सरकार कह रही है कि हमने किसानों का दाना खरीदा है, हमने पेमेंट किया है, लेकिन विपक्ष कह रही है कि जो MSP पे खरीद अभी भी नहीं हो रही है। कोई प्रमाण तो देना, कहने से क्या होता है? कहीं कोई मंडी में कोई इस तरह का प्रमाण हो तो वो हमें दे, जिससे कि हम उस अधिकारी के खिलाफ, जो नहीं ऐसा कर रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाए। हवाई बातें करने से, ये तो कांग्रेस का और अन्य राजनीतिक दलों का एक कल्चर रहा है कि किसी तरह बदनाम किया जाए, जो दुष्यंत के डिपार्टमेंट्स हैं उन पर ज्यादा छींटाकशी की जाए। जो इस 11 महकमों के अंदर मैं मानता हूं जो काम हुआ है, वो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इतनी पारदर्शिता से और करप्शन फ्री ये जो शोर मचा रहे हैं, चाहे रजिस्ट्री की बात हो, चाहे दूसरा लिकर के स्कैम की बात कर रहे हो, ये छंटनी हुई है उन लोगों की पहले ही साल में जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, उन पर दुष्यंत ने बड़ी सख्ताई से डंडा चलाया है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनेलो की बात करूं, खासकर अभय चौटाला जी की बात करूं, तो आज भी उन्होंने अपनी पीसी में कहा कि मेरा भतीजा बगैर मेरे साथ रोटी खाए हुए नहीं रहता था। और आज अगर बात करें तो पॉलिटिकल बातें होती है, तो वो पॉलिटिकल बात वो ही करते हैं ना, शुरुआत वो करते हैं, तो अंत तो कहीं ना कहीं हमें जवाब तो देना पड़ेगा। आप अगर कैमरा लेके मेरे सामने बैठेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा बड़ा स्नेह था, बड़ा लगाव था, आज भी उनके लिए बहुत सम्मान है। मगर अगर वो हमारे राजनीतिक दल, हमारा परिवार से पहले हमारा राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल आपकी सोच और आपकी मेहनत की, खून पसीने की कमाई है, आज उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहेंगे तो फिर उसका जवाब तो देना पड़ेगा। बड़ौदा उपचुनाव में कहां चूक रहेगी? मैंने बड़े साफ तौर पे कहा कि दोनों संगठन इतना अच्छा मजबूती से हमें चुनाव लड़ा, अगर ये संगठनात्मक तौर पर जो मिलन है हमारे और उनके कार्यकर्ताओं का, ये समय रहते हो जाता जी, तो हम ये चुनाव बिल्कुल नहीं हारते। हमने तो लास्ट में जाके महीने में चुनाव लड़ा है। अगर यही हमारे को 6 महीने हमें पता था कि चुनाव होने जा रहा है, 6 महीने अगर मिलजुल करके ये चुनाव लड़ते और कार्यकर्ता हाथ में हाथ मिला करके जो है ना एक सामन्य स्थापित, मैं मानता हूं कि उसमें बहुत डिले हो गया। एक साल में जहां 75% की बात आपने की, वो बिल लेके आए आप, पंचायती बिल लेके आए आप, 50% आरक्षण की बात हुई। जेजेपी की और कौन कौन सी ऐसी मांग है जो इस साल में पूरा करने जा रही है? हमें उम्मीद है कि पेंशन बढ़ाई जाएगी, ऐसे ही जो है किसान की हो, गरीब की हो, मजदूर की हो, जो जो हमने 33 केंद्र बिंदु जो है ना वो रखे थे, 33 में से
बहुत सारी चीज़ों को कोरोना के बावजूद हमने हासिल कर लिया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे उसमें हमारे स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे उसके अंदर युवाओं की बात हो, चाहे उसमें किसानों की, मजदूरों की, चाहे हमारे लेबर वर्क के जो हमारे भाई हैं उनकी बात हो। हम पॉइंट टू पॉइंट अगले 4 साल जो बचे हैं, इन 5 सालों के अंदर, पूरे समय के अंदर, उन सभी चीज़ों को जिसकी घोषणा हमने की थी, 10 सीटों की गणित में भी बीजेपी के साथ मिलकर के हर संभव प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार बड़ौदा उपचुनाव में कहा कि अगर कांग्रेस जीतती है तो चंडीगढ़ में सरकार की स्थिति खराब होगी, और वहाँ जो गठबंधन है, इस गठबंधन के ऊपर उसका असर बहुत पड़ा। हाइपोथेटिकल बातें हैं, हवा में तीर को कुछ भी चलाओ, उसका कोई जमीनी वो नहीं है। आंकड़ा जो है वो सरकार के पक्ष में है। आज भी 56 विधायक जो है वो सरकार के साथ खड़े हैं, 45 चाहिए होते हैं। इससे कोई सरकार की स्थिति खराब नहीं होगी। निश्चित तौर पर ये सीट हम जीतते तो इससे और मजबूती आती, मगर नहीं जीत पाए, उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। दोनों संगठन को मिलकर के और मजबूती से आगे लड़ना चाहिए, और सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है। सिर्फ काम करना ही नहीं, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना और उनका विश्वास हासिल करना भी एक बड़ी चीज होती है, जिसमें कहीं ना कहीं अभी जो कमी है उसको हम दूर करना चाहिए। स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए आप इंसू के अध्यक्ष भी हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा कोरोना काल में कि स्कूल और कॉलेज के जो हमारे भाई हैं, वो विशेष तौर पर वो लोग जो किसी ना किसी और बीमारी से प्रभावित हैं, वो बिल्कुल ना जाएं। इस तरह का कोई प्रावधान सरकार को करना चाहिए कि उन्हें स्पेशल एग्जामिशन मिले, और उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं, उसका बड़ी सख्ताई से पालन होना चाहिए, चाहे उसको किसी को पीड़ा हो या ना हो। मैं कहता हूं कि उसका बहुत सख्ताई से पालन हो। विशेष तौर पर सैनिटाइजेशन की जानी चाहिए हर रोज क्लासरूम्स की, उसके बाद, और जो है ना नई क्लास लगने से पहले। तो बहुत सारी चीजें हैं, हाइजीन का और इन चीज़ों का विशेष तौर पर हमारी बहनों के लिए बहुत ज़रूरत है आज के दिन। और विशेष तौर पर यह भी कहूँगा, हरियाणा रोडवेज के लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करके करूँगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, कि आने और जाने के लिए उनकी जो है अलग सेवा होनी चाहिए इस समय पर। तो दरअसल ये हमारे साथ दिग्विजय जी, इंसो के अध्यक्ष, और इनका कहना है कि सरकार जहां 1 साल जनता के लिए काम किया, आगे और भी जेजेपी मजबूती के साथ सरकार के साथ मिलकर काम करेगी, और लोगों के द्वारा वादा जो किया गया है वो वादा जरूर पूरा होगा। रही बात जहां विपक्ष घोटाले की आरोप लगाती है, इनका कहना है कि हमने तो इसमें से गंदगी निकालने का काम किया है। नमस्कार दिग्विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।